नमस्कार। इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 3 लेकर मैं डॉक्टर मंजुश्री गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब मैं 51st क्वेश्चन से चालू कर रही हूँ और इसमें मैंने इंग्लिश मीडियम रखा है। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती रहूँगी, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। 51st क्वेश्चन है, सपोज द सप्लाई फॉर प्रोडक्ट ए इज़ परफेक्टली इलास्टिक इफ द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इंक्रीजेस। आंसर ए, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। बी, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। सी, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज बट द प्राइस विल नॉट चेंज। D, the equilibrium price will increase but the quantity will not change। यदि एक वस्तु A की पूर्ति पूरी तरह लोचदार है तो इसके मांग बढ़ने पर क्या होगा, संतुलन कीमत और उसकी जो मात्रा है दोनों बढ़ जाएगी। संतुलन कीमत और मात्रा घटेगी, संतुलन की मात्रा बढ़ेगी लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और डी है आंसर, संतुलन कीमत बढ़ेगी लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर है द सी, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज बट द प्राइस विल नॉट चेंज, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होता है या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, तो इसीलिए प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 52nd question, if the coefficient of income elasticity of demand is higher than 1 and the revenue increases, the share of expenditures for commodity X in total expenditure will increase, B will decrease, C will remain constant, D cannot be determined। यदि मांग की आय लोच का गुणांक 1 से ज़्यादा है और आय में वृद्धि हो जाती है तो X कुल आय में X का वस्तु पर किए जाने वाला व्यय बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या इससे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यह बढ़ जाएगा। इसकी डिटेल के लिए आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। 53, इफ द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज इनइलास्टिक, ए, एज द प्राइसेस डिक्रीज द रेवेन्यूज अर्न्ड बाय प्रोड्यूसर्स इंक्रीज। B, as the price decrease, the revenues earned by producers decrease. C, rising prices do not lead to differentiation in producers' incomes. D, the percentage decrease in price is lower than the percentage increase in demand। कृषिगत वस्तुओं की मांग यदि बेलोचदार है तो इस स्थिति में कीमतों के घटने पर जो उत्पादकों का आय है वो बढ़ेगा, घटेगा या किसी तरह का उसमें चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है बी, कीमतों के घटने पर जो उत्पादकों का आय है वह कम हो जाएगी। 54, फॉर अ रैशनल कंज्यूमर हु हैज टू चूज बिटवीन टू गुड्स इन context of budget constraint, the price change of one good ceteris paribus will determine a parallel shift of budget line to the left, a change in the slope of budget line, no change in the budget line, a parallel shift of budget line to the right। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता के लिए जो अपनी जो बजट की सीमाएं दे रहने पे दो वस्तुओं के बीच में चुनाव करता है। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहें। जो अर्थशास्त्र के ज़्यादातर सिद्धांत सेटेरिस पैरिबस के आधार पर बनाए जाते हैं या अन्य बातें समान रहें, तो उससे क्या होगा, जो बजट लाइन लेफ्ट की ओर समानांतर रूप में खिसक जाएगी या बजट लाइन का स्लोप बदल जाएगा। बजट लाइन या कीमत रेखा एक ही चीज़ होती है। तो इसको मैंने इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर जब वीडियो बनाया था तो उसको बहुत अच्छी तरह से डील किया था। इसको मैं फिर से एक छोटे वीडियो में बता दूंगी आपको कि बजट लाइन या कीमत रेखा में किस तरह से शिफ्ट होता है। सी, नो चेंज इन द बजट लाइन, या बजट लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन टू द राइट। तो इसका आंसर है अ चेंज इन द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो एक्स एक्सिस, एक्स वस्तु की कीमत के बदलने पर एक्स एक्सिस पे राइट या लेफ्ट होगी,
या y की वस्तु की कीमत के बदलने पर कीमत रेखा y वस्तु पे ऊपर या नीचे होगी, तो इसका स्लोप बदल जाएगा। और जब कंज्यूमर की इनकम जब चेंज होती है तो बजट और कीमतें समान रहती हैं वस्तुओं की, तो पैरेलल शिफ्ट होती है। 55th क्वेश्चन, if the demand curve for product A moves to the right and the price of product B decreases, it can be concluded that A and B are substitute goods and B are complementary goods. A is an inferior good and B is a superior good. Both good A and B are inferior. यदि एक A प्रोडक्ट का मांग वक्र दाहिनी तरफ खिसक जाता है और B वस्तु का कीमत घट जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि A और B दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं या पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि मांग के दाहिनी तरफ का मतलब है एक वस्तु की मांग दाहिनी ओर खिसकने का मतलब है कि उसकी कीमत कम हो जा रही है, तो बी वस्तु की भी कीमत कम हो जा रही है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी हैं। 56, सपोज द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज बाय 10% and the quantity demanded for a certain period of time increases by 15%. In these conditions, the revenues earned by producers decrease, the revenues earned by producers increase, the revenues are not influenced in any way, the company's expenses rise. तो प्राइस की जो एक वस्तु की कीमत है उसमें 10% की कमी आ रही है और उसकी जो मांग में परिवर्तन हो रहा है वह 15% से है। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू अर्न बाय प्रोड्यूसर्स आर इंक्रीजिंग, जो उत्पादक के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय है वह बढ़ जा रही है। इसके लिए भी आपको मांग की लोच वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। If a price increase of 50% result in an increase in the quantity supplied of an economic good from 10 to 20 pieces, calculate the coefficient of price elasticity of demand. तो यदि एक वस्तु की मांग में एक वस्तु की कीमत में 50% की इंक्रीज हो जाती है और उसकी पूर्ति में 10 से 20 मतलब 100% की इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। 57 का आंसर है डी। 58, the total utility coincides with the marginal utility for the first unit consumed only for a rational consumer at the level of last unit consumed at the saturation point. कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों कहाँ पे बराबर होती हैं? ए फॉर द फर्स्ट, पहली इकाई जब हम कंज्यूम करते हैं उस समय कुल उपयोगिता और समान उपयोगिता बराबर होती है। 59th क्वेश्चन, द इंडिफरेंस कर्व मीन्स equal consumption of two goods, equal utility from the consumption of two combinations of goods, equal consumer income, equal prices of the goods consumed. तो इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र या सम उपयोगिता वक्र के जैसा कि नाम से ही है, दिस इज इक्वल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, यानी वस्तुओं के दो संयोगों से एक जैसी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। 60वां, द पॉइंट्स लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द बजट लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पे जहाँ पे कीमत ये बजट लाइन स्पर्श करती है उसका मतलब होता है ए, द कंज्यूमर डज नॉट स्पेंड ऑल हिज इनकम, द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल हिज इनकम फॉर ओनली वन गुड, द कंज्यूमर स्पेंड्स एब्सोल्युटली नथिंग, दीज आर उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च नहीं कर रहा है। दूसरा है कि एक ही वस्तु पर अपनी सारी आय को खर्च कर रहा है। तीसरा, उपभोक्ता कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है। और ये पॉइंट्स इम्पॉसिबल हैं, असंभव बिंदु हैं जिस पर पहुंचा नहीं जा सकता। तो कीमत रेखा को जब आप समझेंगे तब ये जानेंगे। इसका आंसर है बी, कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल हिज इनकम फॉर ओनली वन गुड। 61st क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स, स्थिर लागत में क्या क्या सम्मिलित होता है? ए, एक्सपेंडिचर फॉर द सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ,
एक्सपेंडिचर फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एनर्जी कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डी एक्सपेंडिचर फॉर जनरल लाइटिंग। तो ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। तो 61 का आंसर है। इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? एक्सपेंडिचर फॉर द सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ की जो सैलरीज हैं, वेतन है, वह सम्मिलित होता है। फिक्स कैपिटल का डिप्रिसिएशन सम्मिलित होता है। और इसमें एनर्जी कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जब ये नहीं होता एक्सपेंडिचर फॉर जनरल लाइटिंग, ये सम्मिलित होता है। तो ए बी इसका आंसर है ए बी एंड डी। ये सी जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 62 व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम इज 0, द फिक्स कॉस्ट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट इज 0, द फिक्स कॉस्ट इज हायर देन द वेरिएबल कॉस्ट, द वेरिएबल कॉस्ट इज हायर देन द फिक्स कॉस्ट। तो इसमें ए बी सी, बी सी डी, बी सी एंड ए डी। तो इसका आंसर है 62 का सी, बी एंड सी। द फिक्स कॉस्ट 0 होती है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है और फिक्स कॉस्ट हायर देन द वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जब तक प्रोडक्शन चालू नहीं, प्लांट को आप लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट आती ही आती है। जब प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चालू होती है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व्स मेनी सेलर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। B. Monopolistic competition involves many sellers of homogeneous products. The oligopoly involves several producers of standardized or differentiated products. Monopoly involves a single product for which there are no close substitutes. तो ये इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में एक निश्चित मापदंड वाले प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एक आधिकारिक प्रतियोगिता में एक रूप उत्पाद वाले जो निकट के प्रतिस्थानापन्न होते हैं उसके में अनेक विक्रेता होते हैं। ओलिगोपोली में सेवरल प्रोड्यूसर्स नहीं होकर, बहुत सारे उत्पादक नहीं होकर कुछ उत्पादक होते हैं। तो और जब स्टैंडर्डाइज्ड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इसमें होते हैं, जब होमोजेनस प्रोडक्ट होता है तो वो प्योर ओलिगोपोली होती है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है तो इम्प्योर ओलिगोपोली या शुद्ध अल्पाधिकार होता है। मोनोपोली इन्वॉल्व्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एक अधिकार में एक एकल उत्पाद होता है जिसके निकट के प्रतिस्थानापन्न नहीं होते हैं। तो इसमें जो सी है आंसर 63 का आंसर, ओलिगोपोली में कुछ जो है उत्पाद होते हैं, बहुत सारे उत्पादक नहीं होते हैं। 64 ऑन द मार्केट विथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, a firm is a price taker meaning it takes over the market price. B. The firm is a price maker meaning it determines the market price. C. The company's products are differentiated. Input barriers are minimal and exit barriers are maximal. तो इसका आंसर है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म प्राइस टेकर होती है। इसका मतलब है कि ये जो मार्केट में दी हुई प्राइस है उसी पर उसको काम करना होता है और अपने उत्पाद को ही वह बदल सकती है। 65th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेट दैट अ गुड इज प्रोड्यूस्ड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? निम्न में से कौन सी स्थिति यह बताती है कि एक वस्तु को पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में काम कर रही है? प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट्स आर हाई, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट्स आर स्मॉल, टोटल सप्लाई इज इनइलास्टिक, इंडिविजुअल डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। उत्पादकों के लाभ बहुत ऊंचे हैं, उत्पादकों के लाभ कम हैं, कुल पूर्ति बेलोचदार है या व्यक्तिगत मांग पूर्णतया लोचदार है। तो इसका आंसर डी 65 इज डी, इंडिविजुअल डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। 66 द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन फॉर अ फर्म इन अ मार्केट विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज द फॉलोइंग: MR is marginal revenue, MC is marginal cost, P is price, ATC is average total cost, TR is total revenue। तो AMR is equal to जो फर्म के जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है, जब ये सीमांत आय, MC सीमांत लागत, P कीमत और ATC औसत कुल लागत और TR कुल आय होती है। तो AMR बराबर MC बराबर P, CMR बराबर ATC या TR टू बी मैक्सिमम। तो आंसर इसका है MR बराबर MC। ये सभी मार्केट दशाओं के लिए यह कंडीशन होती है।
67 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोनोपोली इज ट्रू। एकाधिकार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देर आर सेवरल कंपनीज प्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अनेक कंपनियां होती हैं जो एक विशिष्ट उत्पाद को उत्पादित करती हैं। देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसिंग कंपनी बट द प्रोडक्ट हैज क्लोज सब्स्टिट्यूट। एक ही उत्पादक कंपनी होती है लेकिन उत्पाद के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सी देयर आर नो कंपटीशन इन द रिलेवेंट मार्केट एंड इनपुट बैरियर्स आर लो। तो कोई एकाधिकार ऐसी मार्केट की कंडीशन होती है जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक सिंगल वन प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है और इसके जो है कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो इसका आंसर है सी। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन रिगार्डिंग ए मार्केट एंट्री, बी द नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, सी द मार्केट पावर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 68 का आंसर है डी, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। Which of the following can be considered as the basic features of public good? पब्लिक गुड या सार्वजनिक वस्तुओं के आधारभूत विशेषता क्या होती हैं? दे आर स्टेट ओन्ड, आर कैरेक्टराइज बाय नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, आर कैरेक्टराइज बाय एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सार्वजनिक वस्तुओं में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब होता है कि उससे उसके प्रयोग से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है और गैर प्रतियोगी होती हैं। तो ये जो है इसकी दशा ये जो आंसर है बी। 70 इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और नॉन ऑफ दिस। तो हीन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, जीरो या इनमें से कोई नहीं। तो इन हीन वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, इनकम इफेक्ट्स इज नेगेटिव। और हीन और गिफिन वस्तु में एक बहुत अंतर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। गिफिन वस्तुओं की डिफिनेशन हम देते हैं तो वो प्राइस से रिलेट करते हैं, कीमत के घटने बढ़ने पर जो ये मांग के नियम का अपवाद होती हैं। कीमत के बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, कीमत के घटने पर घट जाती है, वो उन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं। वो एक खाली सैद्धांतिक संभावना है। और इन्फीरियर कमोडिटी या हीन वस्तुओं का संबंध आय से होता है। आय के बढ़ जाने पर इनकी मांग घट जाती है, तो इनकम इफेक्ट इसमें नेगेटिव होता है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स? कार एंड पेट्रोल, बहुत सरल क्वेश्चन है। जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड एंड बटर, ऑल ऑफ दिस। कार एंड पेट्रोल, इनमें से कौन सी जो है प्रतिस्थापनीय वस्तुएं हैं? कार और पेट्रोल, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड एंड बटर, ऑल ऑफ दिस। तो कार और पेट्रोल पूरक हैं, ब्रेड एंड बटर भी पूरक हैं, तो जूस और कोल्ड ड्रिंक ये जो है प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। इन केस ऑफ गिफिन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। गिफिन वस्तु मैंने अभी आपको बताई, इनके लिए जो मांग वक्र जो है अपवाद होता है मांग वक्र का ये, तो इनका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। एज अ 73rd क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम, डिमांड कर्व फॉर कोर्स ग्रेन inferior good becomes a horizontal straight line, becomes a vertical straight line, shifts to the right, shifts to the left। तो आंसर इज ये जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो एक हीन वस्तु जैसे एक मोटा अनाज है, कोर्स ग्रेन, उसकी जो मांग वक्र है वो कि उसका शिफ्ट कैसे होगा? एक या तो वह क्षैतिज रेखा हो जाएगा या ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगा, दाहिनी ओर खिसक जाएगा या बाईं ओर खिसक जाएगा। तो इसका आंसर है मांग के कम हो जाने पर जो हीन वस्तु का मांग वक्र है वो बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो 73 का आंसर है डी। 74 इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन रिजल्ट इन, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में बढ़ने पर राइज इन डिमांड फॉर द अदर, फॉल इन डिमांड फॉर द अदर, राइज इन डिमांड फॉर बोथ एंड नन ऑफ दिस। 74 का बहुत क्लियर कट आंसर है फॉल इन डिमांड फॉर द अदर, या दूसरी वस्तु की भी मांग कम हो जाएगी। 75th लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट 3 का, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फॉर नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स, नन ऑफ दिस।
अपवर्ड स्लोपिंग जो मांग वक्र होता है वह किसके लिए होता है? सामान्य वस्तु के लिए जो मांग का नियम होता है, कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है, अन्य बातें समान रहें तो। सेटेरिस पैरिबस मैंने आपको भी बताया। तो नॉर्मल गुड्स के लिए मांग निगेटिवली स्लोप्ड होता है। इन्फीरियर कमोडिटी मांग से संबंधित नहीं होती है, और गिफिन कमोडिटी के लिए अपवर्ड स्लोपिंग होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा उसका। तो इसका आंसर है सी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट सी, पार्ट थर्ड मैंने आपके सामने रखा। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ के पढ़िए, और ये रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। द हार्ड वर्क हैज़ गॉट नो सब्स्टिट्यूट। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Points impossible to reach by the consumer.